ओलंपिक आंदोलन दुनिया को एक आदर्श देता है जो जीवन की वास्तविकता से मेल खाती है और यह इस वास्तविकता को अच्छे विचारों से निर्देशित करती है। पियरे डी कुबर्तीन। हमारे आज के ई क्लास का टॉपिक है एंशिएंट ओलंपिक, जहां हम जानेंगे प्राचीन ओलंपिक का संपूर्ण इतिहास। स्वागत है आपका हमारे ई क्लास पीएचई एनर्जी कैप्सूल में, जहां आप जानेंगे शारीरिक शिक्षा से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओलंपिक मूवमेंट क्या है। ओलंपिक मूवमेंट को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक है एंशिएंट ओलंपिक, दूसरा है मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। हम इन दोनों को अलग अलग क्लास में समझेंगे। इस क्लास में हम सिर्फ एंशिएंट ओलंपिक की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एंशिएंट ओलंपिक की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि प्राचीन ग्रीस, जहाँ पे एंशिएंट ओलंपिक का सारा घटनाक्रम घटा था, वो उस समय उसका स्वरूप कैसा था। तो जिस प्रकार से हमारे प्राचीन भारत में क्या था कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट थे, छोटे छोटे राज्य जो थे, अलग अलग राजा थे, अलग अलग सब शासन व्यवस्था थी। इसके बावजूद पूरे भारत का जो है एक जैसा कल्चर, एक जैसा धर्म, एक जैसा रहन सहन सब कुछ था। तो उसी तरह वहाँ पे जो ग्रीस में था, ग्रीस में कुल 28 राज्य थे जो आपस में सिटी ऑफ स्टेट्स कहलाते हैं, जिनका कल्चर, सभ्यता, भाषा, धर्म सब एक जैसे थी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद सभी अलग अलग शासन व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग रहते थे, अलग राज्य था और सब आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो इसमें क्या था कि कुछ जैसे इम्पोर्टेंस स्टेट्स है, जैसे एलिस, कॉरिंथ, नेमिया, डेल्फी, एथेंस, स्पार्टा, माइसिने, आर्गोस, एफिसस, ये सब इम्पॉर्टेंट स्टेट्स है। कुल ये लोग 28 स्टेट थे, ठीक है। इसी में से महत्वपूर्ण स्टेट जो है जिसमें ओलंपिक का घटनाक्रम घटा, वो एक तो एलिस है, जिसकी राजधानी थी ओलंपिया शहर, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 776 बीसी में शुरू हुई, ठीक है। 776 बीसी में सबसे पहले ओलंपिया शहर में, जो एलिस की राजधानी थी, वहाँ पे ओलंपिक गेम्स शुरू हुई। अब ओलंपिक गेम्स कोई ऐसा खेल नहीं था कि एक साथ अकेला होता था। उसके साथ साथ उसके पैरेलल 3 और खेल खेले जाते थे। वो थे स्थिमियन गेम्स, नेमियन गेम्स और पाइथियन गेम्स। सभी खेल 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित होते थे। तो ओलंपिक जब आयोजित होती थी प्रत्येक 4 वर्ष में, तो हर चौथा वर्ष जो था ना, वो क्या था, ओलंपियाड वर्ष के रूप में मनाया जाता था, या यूँ कहे कि इतिहासकार उसको ओलंपियाड वर्ष के रूप से पुकारते थे। जिस तरह से आज हमारे विश्व भर में क्या है कि जो कैलेंडर चलती है, उस कैलेंडर के हिसाब से हर चौथा वर्ष लीप वर्ष के रूप में जाना जाता है। इस तरह क्या था कि हर चौथा वर्ष वहाँ पे ओलंपियाड वर्ष के रूप में जाना जाने लगा था। और ये जो खेल थे, चारों खेल, ओलंपिक, स्थिमियन, नेमियन और पाइथियन, ये चारों खेल एक खेल प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक त्यौहार थे। और ये सारा खेल जो थे, ये अलग अलग देवताओं को समर्पित थे। अब जिस टाइम ओलंपिक गेम आयोजित होती थी, उस समय क्या होता था कि सभी एथलीट जो ओलंपिक गेम्स में भाग लेते थे, वो जब अपने घरों से निकलते थे, अपने देश से, अपने राज्य से निकलते थे, कहाँ के लिए, ओलंपिया शहर के लिए, तब वहाँ पे युद्ध विराम कर दिया जाता था, ठीक है। और जिसको ये लोग तुरूस कहते थे, युद्ध विराम वहाँ पे कर दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओलंपिक और उसके पैरेलल चलने वाले जो खेल थे, स्थिमियन, नेमियन और पाइथियन, ये कहाँ पे आयोजित होते थे और ये कब आयोजित होते थे, साथ ही इनमें कौन से खेल खेले जाते थे और कौन से देवता को समर्पित थी। तो देखिए यहाँ पे समझना होगा कि एलिस जो थी ना, एक राज्य थी सिटी ऑफ स्टेट्स की, जो 28 राज्यों में से एक राज्य थी। इसकी राजधानी थी ओलंपिया। ओलंपिया जो है वो एक पर्वत था, वहाँ पे एक पहाड़ था जिसको ओलंपिया पहाड़ के नाम जानी जाती थी, और वहाँ पे देवताओं का वास माना जाता था, ठीक है। और ये जो देवता थे, इनकी कुल संख्या 12 थी, जिसमें सबसे प्रमुख देवता जो थे वो जियस थे, और जियस देवता 12 देवताओं में सबसे प्रमुख थे। तो इनके सम्मान में जो है ना, ओलंपिक गेम्स आयोजित की जाती थी। और वहाँ पे ओलंपिया जहाँ पे आयोजित की जाती थी, ओलंपिया के अंदर, वहाँ पे जियस की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, और उस मूर्ति को या उस स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था। उस मूर्ति के सामने जो थे, वहाँ पे ओलंपिक खेल आयोजित होते थे। और ये जो ओलंपिया शहर था, ये
एलिस राज्य के अंतर्गत आती थी और एलिस की राजधानी थी। और ये जो ओलंपिक गेम्स था इसमें सिर्फ एक खेल होता था, वो था फुट रेस। अब फुट रेस का अर्थ यहाँ पे क्या है, फुट रेस जो थी एक दौड़ प्रतियोगिता थी और ये सिर्फ एक ही इवेंट इसके अंतर्गत होता था जो कि 200 यार्ड का होता था, यानी 200 गज का, जिसको हम दूसरे शब्दों में 200 मीटर मान सकते हैं कि 200 मीटर का ये दौड़ होता था। और जब ये 4 वर्ष में आयोजित होती थी तो ये ओलंपियाड वर्ष कहलाता था। इसके बाद जो है ना, जब ओलंपिक आयोजित होती थी उसके हर 1 वर्ष के पश्चात इस्थीमियन गेम्स का आयोजन होता था। यह इस्थीमियन गेम्स जो है वो सिटी ऑफ स्टेट्स के एक स्टेट कॉरिंथ में आयोजित होती थी और ये गेम्स इस्थीमियन गेम्स के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पे क्या होता था कि जो 12 देवता थे उसमें से एक जो समुद्र के देवता थे उनका नाम पॉडिशन देवता था। पॉडिशन देवता जो समुद्र के देवता थे उनको ये गेम्स समर्पित थी और वहाँ पे ना पानी से संबंधित जो थे वो गेम्स आयोजित होते थे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गेम थी वो क्या थी, वोट रेस था, यानी कि नाव का जो रेस था ये वोट रेस फेस्टिवल था और वहाँ पे वोट रेस आयोजित होती थी। ये ओलंपिक के 1 साल के बाद आयोजित होती थी और इसका स्थान जो था वो क्या था, कॉरिंथ। इसके दूसरे वर्ष में जो था ना, दूसरे वर्ष में नेमिया में नेमियन गेम्स आयोजित होती थी। ये जो था राजा हरक्यूलिस के सम्मान में होता था। ये भी 12 देवताओं में से एक देवता थे और ये सबसे बड़े देवता जो जियस थे उनके पुत्र थे, ये उनका बेटा थे जियस देवता के। और यहाँ पे जो इनके सम्मान में जो खेल आयोजित होती थी वो होती थी विमेंस रेसलिंग, जो मुख्य खेल था। ये नेमिया में आयोजित होती थी और ये गेम्स नेमियन गेम्स के नाम से जानी जाती थी। अब देखिए चौथा जो खेल था वो था पाइथियन गेम्स। पाइथियन गेम्स जो राज्य में आयोजित होती थी उस राज्य का नाम है डेल्फी। डेल्फी जो है ये भी सिटी ऑफ स्टेट्स में से एक स्टेट है और ये हर तीसरे वर्ष आयोजित होती थी। और ये जो था ये खेल जो था, ये प्रतियोगिता, ये उत्सव जो था अपोलो देवता को समर्पित थी और ये अपोलो देवता जो थे सूर्य के देवता कहलाते थे। ठीक है, अपोलो देवता सूर्य के देवता कहलाते थे और ये घोड़ों से संबंधित जो है एक उत्सव था और साथ में ये म्यूज़िकल उत्सव था। तो म्यूज़िकल उत्सव के नाम से या संगीत उत्सव के नाम से पाइथियन गेम्स को जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य खेल थे, जो खेल आयोजित होते थे, जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी उसमें जो है घोड़ों से संबंधित खेल थे, जैसे कि घोड़सवारी और दूसरा था रथ दौड़। तो अपोलो देवता जो थे वो सूर्य के देवता थे, राजा हरकुलिस जो थे वो जियस देवता के पुत्र थे, पॉडिसन देवता जो है वो समुद्र के देवता थे और जो कुल देवताओं की जो संख्या थी वो 12 थी और जिनके सबसे बड़े देवता का नाम जियस था। और इन देवताओं का जो स्थान है मतलब इनके रहने का जो स्थान है ओलंपिया पर्वत को माना जाता था। इस वजह से ओलंपिक जो है सब इन चारों गेम्स में से सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई और सबसे ज़्यादा विख्यात हुई, जिसका आधुनिकीकरण हम आज देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राचीन ओलंपिक का जो फैक्ट्स है ना कि ओलंपिक शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि सिटी ऑफ स्टेट्स जो थे वो आपस में लड़ाई होते थे और इन लड़ाई को रोकने के लिए कुछ दिनों के लिए या शांति के लिए पैन हेलरिक गेम्स की शुरुआत की, जिसमें से 4 खेल खेले जाते थे। उसमें एक सबसे प्रमुख खेल था ओलंपिक। लेकिन ओलंपिक के लिए कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ जो है ना बहुत प्रचलित है। जैसे कि एक कहानी है 2 देवताओं की, यह कहानी है, एक क्रोनोस और दूसरा है जियस। ये दोनों प्रमुख देवता माने जाते थे और इनका निवास स्थान जो था ओलंपिया पर्वत थी। इन दोनों देवताओं को के बीच में जो है ना एक युद्ध हुआ और इस युद्ध के विजेता जो है जियस हो गए और जियस सबसे प्रमुख देवता बन गए। और जब इनके सम्मान में ही जो है ओलंपिक खेल वहीं से आयोजित की गई या फिर इनकी जीत की उपलक्ष्य में जो है वहाँ से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। दूसरा जो है ना एलिस का जो है ओलंपिया जो शहर है उसका जो स्टेट है, जिस स्टेट के अंतर्गत ओलंपिया आती थी या ओलंपिया शहर या ओलंपिया पर्वत जिस स्टेट के अंदर आती है एलिस, उस एलिस में क्या था, वहाँ के जो नरेश थे सिएनोमस है ना, उनकी पुत्री जो थी हिप्पोडोमिया, उसके विवाह के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया जहाँ पे बहुत सारे राजकुमार आए। 13 राजकुमार का ये प्रमाण है या प्रमाण क्या बोले, कहानी किस्सों में जाने जाते 13 राजकुमार आए और सभी जो है वहाँ पे हार गए। लेकिन एक पॉलपॉस नामक एक युवक था जो क्या किया कि विवाह करने के लिए नरेश की पुत्री से
अपने चाल चला और वहाँ का एक दिन राजा जब जा रहा था तो उसका रथ का जो सारथी था, जो रथ चलाता था, उसको क्या किया, उसको वो क्या बोलेंगे, घूस दे दिया समझ लीजिए, या खरीद लिया, या उसको लालच दे के उसको क्या किया कि रथ का जो पहिया था ना उसको निकलवा दिया। और उससे क्या हुआ कि जब वो जा रहा था और नरेश उसके पीछे पीछे उसको मारने के लिए या लड़ने के लिए उसको दौड़ा रहा था, इस बीच पहिया निकला और राजा जो था, एलिस के जो राजा थे सियनोमस, वो क्या हुआ कि गिर गए और पहिया उनके सर के ऊपर चला गया, वो मर गए। इस तरह से क्या हुआ कि उनकी शादी जो थी पॉल्पस का उसकी पुत्री हिप्पोडेमिया से हो गई, और वो क्या हुआ, वहाँ के नरेश बन गए। और साथ ही साथ जो उनका दुश्मन था, दुश्मन बोले या उनके जो ससुर थे, जो उनको मारना चाहते थे या अपनी बेटी की शादी जिससे भी होना चाहती थी उससे उनको युद्ध करना पड़ता था, तो वो भी मर गए। तो एक साथ इनको राजकुमारी भी मिल गई और वहाँ का शासन व्यवस्था ही मिल गया। तब से ये क्या था कि ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई, और ओलंपिक खेल की शुरुआत जीएस देवता के सम्मान में वहाँ पे आयोजित की गई। यहाँ पे एक कहावत प्रचलित है, कहावत बोलेंगे या वहाँ की मान्यताएं बोल सकते हैं कि मान्यता वहाँ पे एक प्रचलित थी कि प्राचीन ओलंपिक में जो सम्मान दिया जाता था पदक के जगह पे, जैसे हम लोग आज जीतते हैं तो पदक मिलता है, तो उस ज़माने में पदक का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। तो पदक का कॉन्सेप्ट जो नहीं था, तो उस ज़माने में जीतने वालों को ना जैतून के वृक्ष की टहनियों का जो है ना और पत्तों का एक ताज बना के, मुकुट बना के पहनाया जाता था, यही उनका प्राइज़ होता था। अब ये जैतून के वृक्ष जो थे बहुत पवित्र माने जाते थे, जो कि जिस जगह पे ओलंपिक आयोजित होती थी मंदिरों के पास, वहाँ पे बगल में एक झुंड था जैतून के वृक्षों का, और ये वृक्ष जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते थे। इसका कारण था कि हाइपरबोरियन जाति के जो लोग माना जाता है कि वो स्वर्ग स्वर्ग से आए थे, वो या दुनिया के नहीं थे, स्वर्ग थे। वो लोग वहाँ से जैतून की टहनियों को लाके वहाँ पे रोपे थे, और वही वृक्ष वहाँ निकला था, इसलिए उसको स्वर्ग का वृक्ष कहलाता था वो, और वो बहुत ज़्यादा उसकी मान्यताएं थी। दूसरा चीज़ है कि ओलंपिक जब आयोजित होती थी तो उसके कुछ नियम थे, या कहे कि उसमें जो घटनाक्रम थी वो क्या था कि सबसे पहले शपथ से शुरू होता था। ये जो जीएस देवता की जो बहुत बड़ी मूर्ति थी उस ज़माने में, वो वहाँ का 7 वंडर जो था, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से एक थी जीएस की वो मूर्ति, जो बहुत बड़ी मूर्ति थी। अब उसके सामने शपथ लेना होता था। दूसरा है कि जब अपने देश से वो आ जाते थे ओलंपिया शहर में, तो वहाँ पे आने के बाद वहाँ का जो मैनेजमेंट कमेटी होती थी उसको हमें अपने आप को समर्पित करना होता था, और उसके बाद वो नग्न अवस्था में होते थे, कपड़े पहनना उनको नहीं मना किया जाता था, और जब तक प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो जाती थी तब तक वो नंगे ही रहते थे। उसके बाद जब वो 200 मीटर की दौड़ हो जाती थी, वो जीत जाते थे, तो एक तो जैतून के वृक्ष की टहनियों का बना हुआ मुकुट पहनाया जाता था, साथ ही ओलंपिया में उनकी एक मूर्ति बनवाई जाती थी और मूर्ति को वहाँ पे लगवाई जाती थी। उसके बाद ये जो थे ना, सिर्फ एक दिवसीय एक गेम था, बहुत बार तक नहीं चलता था, एक दिवसीय गेम था। और इसके पहले विजेता के रूप में जो है ना, कोरोइबोस एलिस के ही, यानी कि जो जहाँ पे ओलंपिक आयोजित होती थी उसी स्टेट के कोरोइबोस जो थे वो प्रथम विजेता के रूप में जाने जाते हैं, जो 776 बीसी में हुआ था। इसके बाद एक घटनाक्रम हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं हर जगह पे, जो है वो है फिक्सिंग का, यानी कि पैसे से परिणाम को बदलना, खिलाड़ियों को खरीद लेना घूस देकर और फिर परिणाम को बदल देना या ख़राब परफॉर्मेंस करने के लिए मजबूर करना। तो इसका सबसे पहला प्रमाण जो है ना ओलंपिक में ही शुरू हो चुका था। किंग नीरो, नीरो जो थे रोम के एक शासक थे, है ना। नीरो के बारे हम लोग एक अलग क्लास में जानेंगे। तो नीरो जो थे वहाँ के रोम के एक राजा थे, जो कि रोम का जो था वो बाद में यूनान को पूरा कब्ज़ा कर लिया था। और वो जो थे क्या थे कि राजा थे और उनका अपना जो था पावर था, और वो कभी हारना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो वो लोग बाहर के थे, यूनानी थे नहीं। उनका क्या था कि वहाँ पे कब्ज़ा किए हुए थे और जीत के वो सब कुछ को अपने अधिकार में ले लिए थे। अब वहाँ के राजा थे और उनका प्राचीन खेल था, तो वहाँ पे भाग लेके वो जीत कर सबको दिखाना चाहता था कि हम बहुत शक्तिशाली है, और वो बड़ा क्रूर राजा था।
तो क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे जो भी कमेटी थी, जो लोग डिसीजन देते थे, जो अंपायर कहे या आप रेफरी कह ले, तो वो लोग जो थे उनको ये डरा कर या फिर पैसे का लालच देकर, उस ज़माने में जो भी चलता होगा उसका लालच देकर और अपना जान के डर से वो लोग क्या किए कि इनको जो भी भाग ये जो खेलों में लिए, उस समय बहुत सारा खेल होने लगा था, ऐसा नहीं था कि उस समय 200 मीटर रेस ही हो रहा था, बहुत सारा खेलों का समाहित हो चुके थे ओलंपिक में और बहुत सारे इवेंट होते थे। तो उसमें किंग नीरो भाग लिए और भाग लेने के बाद क्या हुआ कि विजेता बन गए। तो इनको जो है एक सबसे पहले घूस देकर विजेता बनने का जो है इनका ही नाम आता है, किंग नीरो का, जिसको हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। इसके बाद ओलंपिया में क्या थे, बहुत सारे ओलंपिक स्टेडियम थे जो अब क्या है कि खंडर का रूप ले चुके हैं। अब ओलंपिया शहर जो है खंडर का रूप कैसे ली, कब ली और किन परिस्थितियों में ली, इसके बारे कोई सटीक ऐतिहासिक प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं है। खुदाई के बाद पता चलता है कि बहुत सारे चीज़ें नज़र आती हैं कि किस तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करते थे खेलों को लेकर। तो बहुत सारे रीज़न इसके पीछे बताए जाते हैं कि कैसे वो खंडर बन गया, कैसे ज़मीन में दब गया। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। अभी भी वहाँ खुदाई का काम अभी भी बहुत हद तक कहीं कहीं चलता है और कहीं पे बंद हो गया। देखिए ओलंपिक और उन तीन प्रतियोगिताएं के बाद भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई आयोजित, जैसे कि पैथेनिक खेल जो थे वो देवी एथेना के सम्मान में ग्रेट पैनाथेनिया में आयोजित होती थी। यह भी प्रत्येक 4 साल में होती थी और इसके लिए इन खेलों के लिए जो स्टेडियम बनाए गए थे, उसी स्टेडियम में प्रथम आधुनिक खेल भी खुदाई के बाद हुए। तो इसके बाद देखिए ये जो ओलंपिक खेल था वो 1200 साल तक लगभग लगातार हर 4 वर्ष में आयोजित होते रहे। किंतु 200 बीसी के आसपास क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य जो थी वो धीरे 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 पूरे साउथ यूरोप में जो है ना कब्जा कर ली। अब साउथ यूरोप में जो था यूनान भी था, तो यूनान पे भी क्या हुआ कि उनके जो सिटी ऑफ स्टेट्स जो पूरे थे वो लगभग सभी जगहों पे रोम ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया तो वो लोग जब वहाँ पे आए तो आने के बाद क्या हुआ कि उनको अपना वहाँ पे शासन व्यवस्था अपने हिसाब से चलाने लगे। और वो लोग क्या करते हैं कि इनकी जो धर्म थे उन धर्म को नहीं मानते थे, ठीक है, और इनके धर्म को नहीं मानने लगे। अपना धर्म था उनका, अपनी शासन व्यवस्था थी, अपने कल्चर थे। वो लोग खेलों को जो थे धर्म से जोड़ कर नहीं देखते थे, खेलों को सिर्फ मनोरंजन का एक साधन मानते थे। और ये जो यूनानी जो थे ये क्या करते थे कि खेल को धर्म का धार्मिक उत्सव मानते थे। तो इन लोगों को बड़ा मजाक उड़ाते थे उनका, यूनानियों का, कि ये लोग धर्म को खेल से जोड़ के देखता है और हम लोग तो सिर्फ इंटरटेनमेंट करते हैं। तो ये लोग क्या किया कि वो लोग को ना इग्नोर करने लगा, छोड़ दिया और नीचा जैसा समझने लगा। उसके बाद धीरे 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 वक्त बीतता गया बीतता गया बीतता गया और जब ईस्वी की शुरुआत में क्या हुई कि एक नए धर्म ने दुनिया में दस्तक दी। वो धर्म था क्रिश्चियन धर्म। और क्रिश्चियन धर्म जो था विश्व में धीरे धीरे फैलने लगा। फैलते फैलते क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य जो था उसके सारे सारे लोग जो थे ना वो क्रिश्चियन बन गए। अब जब पूरा साम्राज्य क्रिश्चियन बन गया तो राजा भी क्रिश्चियन बन गया, और राजा क्रिश्चियन जब बन गया तो इनका जो पुराना धर्म था उन पुराने धर्म को क्या हुआ कि ये लोग तुच्छ समझने लगे और अपने धर्म को सबसे अच्छा समझने लगे। तो इनके धर्म और इनके धर्म से सारी चीज़ों को धीरे धीरे पाबंदी लगाने लगे। अब चूंकि ये जो ओलंपिक खेल या इनसे जुड़े जो अन्य खेल थे वो सब धर्म से रिलेटेड थे, तो वो भी धीरे धीरे बंद होने लगे, उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। कारण यह भी था कि जिस समय सिटी ऑफ स्टेट्स थे या रोम साम्राज्य का वहाँ पे बोलबाला नहीं था, तब क्या था कि सरकारें जो वहाँ की थी, जो राजा वहाँ के थे, वो उस गेम को प्रायोजित करते थे, अपना पूरा उत्साह के साथ वहाँ पे खर्च करते थे, अपने सब कुछ उसको मानते थे, रिस्पेक्ट देते थे। तो जिस चीज़ों को गवर्नमेंट सपोर्ट करना छोड़ देती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो रोमन साम्राज्य जब आ गई तो क्या हुआ कि सरकारी व्यवस्था या सरकार की तरफ से मिलने वाले संसाधन सारे बंद हो गए, पब्लिक को सब कुछ अपने करते रहना पड़ता था, तो वो बंद हो गए। उसके बाद 394 में क्या हुआ, 394 एडी में कि जो थियोडियोसिस राजा थे वो क्या किए कि इसको एक बैन कर दिए, एक राज्य आदेश निकाल दिए कि इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको तोड़ दिया जाए और इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं को बंद कर दिया जाए। इसके बाद 400 एडी में क्या हुआ कि उनके बेटे राजा थियोडोसिस के बेटे थियोडोसिस II जो थे वो परमानेंट तौर पे ओलंपिक को बैन कर दिए। अब इसके बाद कभी भी प्राचीन ओलंपिक दोबारा आयोजित नहीं हुई। अब लगभग 1500 साल बीतने के बाद क्या हुआ कि 1821
में ओटोमन साम्राज्य जो उस वक्त यूनान में रूल कर रही थी, उससे यूनान आज़ाद हो गया। और उस समय जब आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि जो यूनानी लोग थे वो अपने प्राचीन सभ्यताओं के लिए जागरूक हुए कि हम प्राचीन सभ्यताओं को फिर से लाएंगे, सभी चीज़ स्वदेशी होगा, फिर से हम पुरानी चीज़ों को पुनर्जीवित करेंगे। उस समय पनागियोटिस सॉटसोस नाम के एक कवि या लेखक हुआ करते थे जो 1833 में एक कविता लिखे। कविता का नाम था डायलॉग ऑफ द डेड। और इस कविता के माध्यम से क्या हुआ कि उन्होंने प्राचीन ओलंपिक जो खेल उत्सव आयोजित होती थी उसके बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किए। और ये डायलॉग ऑफ द डेड जो था पूरी तरह प्राचीन ओलंपिक पे था। और उसके बाद ये एक प्रेस भी चलाते थे और अखबार के माध्यम से रोज़ाना कुछ न कुछ आर्टिकल पुरानी प्राचीन ओलंपिक पर निकालते रहते थे, जिससे लोग धीरे धीरे प्राचीन ओलंपिक की चीज़ों को जानने लगे, समझने लगे। और एक तरह से यहीं पे जो था बेस बनता गया आधुनिक ओलंपिक के लिए। ये क्या हुआ कि 1200 साल तक देखिए आयोजित हुई थी ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक, और फिर 1500 साल तक लगभग ये बंद रही। और 1500 साल के बाद पुनः जो है इस ओलंपिक को के लिए बेस बनाया डायलॉग ऑफ द डेड कविता ने, और यही आधुनिक ओलंपिक की जड़ यहीं से बननी शुरू हुई। सॉटसोस की कविता डायलॉग ऑफ द डेड और लगातार उनके आर्टिकल से प्रभावित होकर एवेंगेलोस जप्पास ने क्या किया कि अपने पैसे से, जो कि वहाँ के एक बहुत अमीर व्यक्ति थे यूनान के, वो अपने पैसे से अपने से एक प्रतियोगिता आयोजित कराना चाहते थे, ओलंपिक को फिर से जीवित करना चाहते थे। और ये अपने पैसों से क्या किए कि 1859 में एक आधुनिक ओलंपिक यूनान में इन्होंने आयोजित किया, जिसमें कि यूनानियों ने भाग लिया और साथ ही साथ ओटोमन साम्राज्य के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और यह खेल प्रतियोगिता जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक था, ये सफल आयोजन रहा। इसके बाद 10 वर्ष के पश्चात, तब तक दोबारा फिर इसका आयोजन नहीं हो सका, लेकिन 10 वर्ष के पश्चात क्या हुआ कि 1869 में पैनाथेनिक स्टेडियम की खुदाई की गई। और खुदाई के बाद उसका जो रिनॉल्ट कराया गया उस स्टेडियम को पूरी तरह से, जिसका पूरा बीड़ा जो थी वो जप्पास ने खुद ही अपने खर्च पे उठाया। और ये जब रिनॉल्ट कराने के बाद पुनः 1870 में फिर से आधुनिक ओलंपिक, दूसरा आधुनिक ओलंपिक इन्होंने आयोजित किया। और 1875 में फिर 5 वर्ष के पश्चात तीसरी बार आधुनिक ओलंपिक इन्होंने आयोजन अपने ज़िम्मे कराया, जो कि उस टाइम लगभग 30,000 से ज़्यादा दर्शक जो है 1875 में देखने के लिए पहुंचे थे। और यूनान में ये बड़ा फेमस हो गया था। लेकिन 1875 के बाद दोबारा ये खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो सकी, क्योंकि जप्पास फिर बूढ़े हो गए थे और वो आयोजन करने में सक्षम अकेले नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऐसा ही पैरेलल गेम और कहाँ आयोजित हुआ। देखिए 1850 में विलियम पेनी ब्रूकेस नाम के एक अमीर व्यक्ति, जो कि उन्हीं आर्टिकल और उन्हीं चीज़ों से प्रभावित थे जिससे जप्पास प्रभावित थे, इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के एक स्थान वेनलॉक में 1950 में एक ओलंपिक के तर्ज पे एक खेल आयोजित कराया जो वेनलॉक खेल के नाम से जाने गए। किंतु इस खेल में ये प्रभावित तो पूरी तरह प्राचीन ओलंपिक से थी, और ये जपास द्वारा कराए गए आधुनिक ओलंपिक से 9 साल पहले ही करवाया था इन्होंने। लेकिन इन खेलों में पूरी तरह से वेनलॉक के खिलाड़ियों ने ही भाग लिया, इसमें बाहर से विदेशियों ने भाग नहीं लिया। और ये खेल जो है ना, तब से लेके लगातार अब तक प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते रहे। प्रथम विश्व युद्ध से लेके दूसरे विश्व युद्ध तक और उसके बहुत बाद तक ये बीच में कुछ दिनों के लिए ब्रेक हुआ, किंतु अभी लगभग 50 साल से ये लगातार आयोजित हो रहे हैं। और अभी 2022 में भी आयोजित हुए और 2026 में भी यह खेल आयोजित होंगे, जो कि वेनलॉक खेल के नाम से जाना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जहाँ पे विश्व के सभी देश लगभग भाग लेते हैं। इसके बाद क्या है, पियरे डी कुबर्तीन नाम का एक व्यक्ति हुए फ्रांस में, जो कि जपास और विलियम पेनी के जैसे ही ये एक अमीर व्यक्ति थे। और ये भी चाहते थे कि ओलंपिक खेल का जो मोटो था कि शांति स्थापित हो, और दूसरा चीज़ है कि लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के कल्चर को जाने।
और तीसरी चीज़ थी कि उसी टाइम फ्रांस क्या था ना कि फ्रांस एक युद्ध हारा था और वहाँ के लोग जो है ना बड़ा कमज़ोर हो गए थे, तो ये चाहते थे कि शारीरिक शिक्षा पे या खेलों पे कुछ अच्छा ऐसा हो कि जो विश्व स्तर पे हो। तो इन्होंने पियरे डी कुबरतिन ने प्रयास किया कि फिर से जो है ना जो जपास ने खेल कराए थे उस तरह का फिर से आयोजन हो। तो ये जपास से मिले और विलियम से मिले, उनके जो टीम थे जिनके साथ वो काम कर रहे थे उन सब से मिले, ताकि ये मिलकर एक बार फिर से ओलंपिक का आयोजन कर सके। लेकिन विलियम पेनी और जपास दोनों के तरफ से इनका जो जवाब था वो ये था कि एक तो वो बूढ़े हो गए थे, तो उनका जवाब था कि अब हम फिज़िकली तौर पे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमसे जो सहयोग है, जो चीज़ होगा हम करेंगे, जो करना है तुम करो। लेकिन पियरे डी कुबरतिन ने क्या किया कि जो काम जपास और विलियम पेनी ने किया था कि उन्होंने सारा कुछ अपने बल पे किया था, वो काम पियरे डी कुबरतिन ने नहीं किया। ये क्या चाहते थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतियोगिता हो जिसमें विश्व के सभी देश भाग ले और आके अपनी जो ताकत है यहाँ पे आजमाए, ना कि बॉर्डर पे या हवाई युद्ध पे इस तरह का काम ना हो, और आकर वो जो भी अपनी ताकत है, अपने आप को श्रेष्ठता सिद्ध करना है, वो एक प्लेटफॉर्म में खेल के माध्यम से करे। तो इन्होंने क्या किया कि एक बैठक कराई और बैठक में ये प्रस्ताव लाया कि इस तरह का हम आयोजन करेंगे और इसमें आप लोग सब मेरा साथ दीजिए। लेकिन वो बैठक सफल नहीं हुआ। उसके बाद ये प्रयास लगातार करते रहे और पुनः पेरिस में 1894 में एक बैठक इन्होंने आयोजित किया, और उस बैठक में क्या हुआ कि वहाँ पे ये प्रस्ताव लाए और वहाँ पे सब प्रस्ताव पारित हो गया, और पारित होने के बाद वहाँ पे IOC का गठन हुआ, इंटरनेशनल जो कमेटी बनी ओलंपिक की, वो गठित हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और वहाँ से ये तय हुआ कि 1896 में एक बार ओलंपिक की शुरुआत फिर से की जाए, और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत इसी 1896 को मानी जाती है। इसका एक कारण ये रहा इसको माने जाने का, क्योंकि पहले जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें किसी एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से हो रही थी, पर ये एक कमेटी बना रही थी, और उस कमेटी जो बनी थी, जो अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें भाग ले रहे थे, इसलिए एक कमेटी द्वारा आयोजित 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक ही आधिकारिक रूप से पहला आधुनिक ओलंपिक कहलाता है। अब जिस प्रतियोगिता को ओलंपिक के तौर पे जपास ने 1859, 1870, 1875 में कराया था, चूँकि वो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कराया गया था और IOC का गठन 1894 में हुआ, तो लोगों ने उसे जपास ओलंपिक का नाम दिया और वो जपास ओलंपिक के नाम से जाना जाने लगा। और आधुनिक ओलंपिक प्रथम आयोजन जो है आधिकारिक तौर पे वो 1896 को माना जाता है, और 1859 में जो आयोजित हुआ था वो जपास ओलंपिक के नाम से आज के डेट में उसे माना जाता है। तो जपास ओलंपिक कितनी बार आयोजित हुआ था? जपास ओलंपिक 3 बार आयोजित हुआ था, 1859, 1870 और 1875 में। इसके बाद विलियम पेनी ने 1850 में एक बार आयोजित कराया था वेनलॉक में, इंग्लैंड में, और उसके बाद पियरे डी कुबरतिन के प्रयास से एक कमेटी गठित हुई 1894 पेरिस में, जो IOC बनी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इन्होंने क्या किया, 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक को आयोजित कराया। अब प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो था उसके स्थान को लेके बहुत डिस्कशन हुआ, चूँकि कुबरतिन फ्रांस के थे, ये अपने यहाँ ये प्रतियोगिता कराना चाहते थे, लेकिन यूनान की जब पूरे यूनान की बात थी तो एथेंस वालों ने क्या कहा कि चूँकि हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ का सब कुछ है, तो हम चाहते हैं कि प्रथम आयोजन इसका हमारे यहाँ हो। और वहाँ पे जो था पैनाथेनिक स्टेडियम, जिसका रिनॉल्ट जपास ने कराया था, उसी स्टेडियम में 1896 में सबसे पहले प्रथम आधुनिक ओलंपिक का आयोजन हुआ। जिसके बाद फिर जो है 1900 में, उसके बाद 1904 में और फिर 1908 में अलग अलग देशों में आधुनिक ओलंपिक आयोजित हुए। जो आधुनिक ओलंपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स है और जो की पॉइंट है, वो सभी हम लोग अगले वीडियो में ओलंपिक मूवमेंट पार्ट 2 में जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक एंशिएंट ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक का संपूर्ण इतिहास की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल PHE एनर्जी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक होगा मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक का संपूर्ण इतिहास, ओलंपिक मूवमेंट पार्ट 2। जय हिंद।